हेलो दोस्तों, मिस्टिक मूनलाइट टेल्स चैनल में आपका स्वागत है। आज रात अपने आप को एक ऐसी हिमालयी कहानी के लिए तैयार करें जो बर्फीली वादी की सुंदरता के पीछे छुपी गहरे और भयानक रहस्य को उजागर करती है। जब दो पर्वतारोही और एक स्थानीय गाइड पौराणिक येती के आमने सामने आते हैं। अब आगे की कहानी मैं उन्हीं की जुबानी सुनाऊंगा। मेरा नाम डेविड है और मैं एक पर्वतारोही हूं। मैंने दुनिया के कई पहाड़ों की चढ़ाई की है और उसके खतरों का भी सामना किया है। लेकिन जो घटना हिमालय की पर्वतमाला में मेरे और मेरे दोस्त अनिल के साथ घटी, उससे हिमालय को देखने का हमारा नजरिया ही बदल गया। ये कहानी तब की है जब मेरे साथी पर्वतारोही अनिल और मैं रोमांच के वादे और अज्ञात की पुकार से निर्देशित एक यात्रा पर निकले। अदम्य प्यास और चोटियों पर विजय पाने के साझा जुनून से प्रेरित हमारा अभियान हमें हिमालय के हृदय तक ले आया था। पहाड़ियों की भूल भुलैया में नेविगेट करने के लिए एक स्थानीय गाइड को अपने साथ लिया था जिसका नाम राज था। पहाड़ी इलाके में दिन बहुत जल्दी ढल जाता है, जिसके कारण हमने सुबह होते ही पहाड़ी की चढ़ाई शुरू कर दी। जैसे जैसे हम ऊंचाइयों पर चढ़ते गए, हवा पतली होती गई और परिदृश्य एक अलौकिक स्वप्नलोक में बदल गया। बर्फ से लदी चोटियां आकाश तक फैली हुई थी और नीचे की घाटियां समय से भी पुराने रहस्यों को छुपाए हुए थी। हम हमारे स्थानीय गाइड के मुताबिक रास्ते पे आगे बढ़ रहे थे, तभी हमें रास्ते में एक हिरण का मृत शरीर पड़ा मिला। उसे किसी जंगली जानवर ने बेरहमी से मारकर आधा खा लिया था। यह दृश्य देखकर हम तीनों थोड़े अलर्ट हो गए और अपने चारों ओर नजर दौड़ाई कि कहीं कोई शिकारी जानवर तो नहीं, लेकिन आसपास कुछ भी नहीं था। हम सब में सबसे ज्यादा हमारा स्थानीय गाइड राज डरा हुआ था। मैंने उसे सांत्वना देते हुए कहा, डरो मत, अनिल ने अपने साथ एक बंदूक भी रखी है। अगर कोई पहाड़ी शेर भी हमारे सामने आ जाए तो भी हमसे बच के नहीं जाएगा। जिस पे राज ने जवाब दिया, साहब, मुझे पहाड़ी शेर से डर नहीं लगता, मुझे तो उस जीव से डर लगता है जिसे यहाँ के पहाड़ी शेर भी डरते हैं। अनिल ने पूछा, यहाँ पे पहाड़ी शेर से भी खतरनाक कौन सा जीव है? जिस पे राज ने जवाब दिया, उसे येती कहते हैं। हमारे गांव के लोग तो उसका नाम लेना भी अशुभ मानते हैं। राज की बातें सुनकर हम थोड़े आश्चर्य हो गए और फिर अनिल ने कहा, येती बस लोगों द्वारा फैली हुई एक कहानी है। खैर, जब तक हमारे पास बंदूक है हमें किसी भी खतरे से डरने की जरूरत नहीं है। जिस पे राज ने कहा, जी साहब, लेकिन पहले हमें इस जगह से निकल जाना चाहिए, यहां ज्यादा देर रुके रहना ठीक नहीं। मैंने कहा, राज की बात सही है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। कुछ ही घंटों में सूरज भी डूब जाएगा तो हमें अपना टेंट लगाने के लिए जगह भी देखनी चाहिए। इतना कहते ही हम आगे बढ़ने लगे। कुछ घंटों के बाद जब सूरज डूबने लगा तो हमने पेड़ों से दूर होकर अपना टेंट लगाया और खाना खाकर आराम करने लगे। एक चांदनी रात में जब हम अपने अस्थायी टेंट में रुके थे, एक आदिम गुर्राहट ने शांति को तोड़ दिया। आवाज पास ही के जंगल से आ रही थी। उसके बाद जंगल के जमीन पर पड़ी सूखी टहनियों के झटकने की आवाज आने लगी, जैसे कोई भारी कदमों के साथ चल रहा हो। देर ना करते हुए हम अपने अपने टेंट से बाहर आ गए। बाहर परछाइयों से ढका पहाड़ मानो चेतावनी दे रहा हो। इससे पहले कि हम स्थिति की गंभीरता को समझ पाते, एक 8 फुट लंबा येती जंगल की छिपी हुई जगहों से निकला। प्राणी, एक जीवित मिथक प्रकट, ने अपनी मर्मज्ञ दृष्टि हम पर टिका दी। इसके फर, चांदनी और छाया का मिश्रण एक ऐसी शक्ति को छुपाता है जो हिमालय के अदम्य हृदय से संबंधित थी। हवा का एक झोंका समय जितनी पुरानी एक दहशत की गंध लेकर आया। येती एक रहस्यमय शक्ति से प्रेरित होकर फूंकार उठा। हमारे शिविर में दहशत फैल गई क्योंकि जीवित रहने की प्रवृत्ति हमसे लड़ने या भागने के लिए चिल्लाने लगी। राज, हमारा निष्ठावान गाइड, प्रारंभिक क्रोध का सामना करने वाले पहले व्यक्ति थे। उसने राज के गले को पकड़ा और हवा में उछाल दिया, जिससे वो पास के पेड़ पर जोर से टकराए और उनके टांग पर एक गहरी चोट लग गई। अराजकता में अनिल और मैं बर्फ की कुल्हाड़ियों से लैस और कच्ची प्रवृत्ति से प्रेरित होकर पौराणिक हमलावर को रोकने के लिए सेना में शामिल हो गए। अस्तित्व के नृत्य में हिमालय आदिम शक्तियों का रंगभूमि बन गया। दुर्जय और अथक येती का मुकाबला दो पर्वतारोहियों के लचीलेपन से हुआ, जिन्होंने प्राचीन लोक कथाओं की सनक के आगे झुकने से इनकार कर दिया। राज को घायल देखकर येती उसकी ओर बढ़ने लगा, तभी अनिल ने बंदूक निकालकर येती पे चला दी। येती दर्द से चीखता हुआ जंगल की ओर भाग गया।
तत्काल खतरा शांत हो गया। हमने उसके बाद के परिणामों का जायजा लिया। हमारे गाइड राज के चोट से खून बह रहा था। हमने जल्दी से घाव की मरहम पट्टी की और वहां से निकल गए। इस अफरा तफरी में सुबह होने वाली थी, पर नजदीकी गांव हमारे ठिकाने से बहुत दूर था। ऊपर से राज के पैर पर चोट होने के कारण हमारी गति थोड़ी धीमी हो गई थी। आधे रास्ते तक पहुंचते पहुंचते वापस शाम होने वाली थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, हमें एहसास हो रहा था कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। थोड़ी और आगे बढ़ते ही हमें अंधेरे में एक रोशनी नजर आई, एक झोपड़ी जिसके चारों ओर मशालें जल रही थी। उसे देखते ही हम जल्दी जल्दी चलने लगे और तभी पेड़ों के बीच से अचानक वो येती अनिल को एक जोर का धक्का मारा और घायल राज को पकड़कर घने जंगल में वापस लौट गया। अनिल ने अपनी बंदूक से जंगल की ओर हमला करने लगा, लेकिन राज की एक दर्दनाक चीख के साथ जंगल शांत हो गया था। देर न करके हम वो झोपड़ी की ओर भागने लगे। झोपड़ी में एक बुजुर्ग आदमी रहता था। हमने उसे सारी बातें बताईं। उन्होंने कहा कि डरो मत, वो जीव यहां नहीं आ सकता क्योंकि उसे आग से डर लगता है। अगली सुबह गांव के कुछ लोग राज को ढूंढने जंगल की ओर गए, लेकिन हमारे गाइड राज का कोई पता नहीं चला। राज, हमारा मार्गदर्शक, गायब था। पहाड़, जो हमारी अपबीती के मूक गवाह हैं, ने कोई सुराग नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे पृथ्वी ने ही उसे पूरी तरह निगल लिया हो और हिमालय के हृदय में एक शून्य छोड़ दिया हो। जैसे ही हम बेस कैंप पर पहुंचे, येती के साथ हमारी मुठभेड़ की खबर पर्वतारोहण समुदाय में जंगल की आग की तरह फैल गई। येती की गूंज की कथा, जो कभी संदेह के दायरे तक सीमित थी, एक आधुनिक दृष्टांत बन गई है। जीवित रहने, हानि और हिमालय की ऊंचाइयों की पतली हवा में रहने वाले रहस्यों की कहानी। अनिल और मैं मुठभेड़ से हमेशा के लिए बदल गए। जीवित रहने और एक मार्गदर्शक की हानि का भार उठाया, जो हमारी यात्रा में एक मूक साथी बन गया था। हिमालय, स्थिर और प्राचीन, हमारी यादों पर एक लंबी छाया डालता है। यह याद दिलाता है कि मिथक और वास्तविकता के बीच की पतली रेखा अक्सर उन ऊंचाइयों पर धुंधली हो जाती है जहां चील उड़ते हैं और येती घूमते हैं।